आज हमें पढ़ना है आपकी 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है ई कॉमर्स का एप्लीकेशन। ई कॉमर्स का एप्लीकेशन का मतलब हुआ ई कॉमर्स का आप यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हो, है ना। इन सेक्टर्स में अगर आप उनका यूज़ कर रहे हो तो कैसे करते हो और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ज़रूरत पड़ गई आपको ई कॉमर्स की यूज़ करने की इन सेक्टर्स में, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो सेक्टर्स दिए गए हैं, 4 सेक्टर्स दिए गए हैं मेनली, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल एंड सर्विस सेक्टर। ये 4 सेक्टर्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो हमें इन 4 सेक्टर्स में देखना है कि आपका ई कॉमर्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, क्यों होता है और उसके क्या यूजेस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स that is business done online or electronically with the use of internet or any other computer networking system is applied into the 4 main sections of business given below। कौन कौन से सेक्शन है? मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? आई थिंक ये आपको अभी तक डिफाइन हो चुका होगा, पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ई कॉमर्स जहाँ पर हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वाया ऑनलाइन मोड, फंड को ट्रांसफ़र करते हैं वाया ऑनलाइन मोड, और गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वाया ऑनलाइन मोड या वाया इंटरनेट, है ना। तो वो उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं? उसे हम कंबाइनली क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सिर्फ आपका बाइंग एंड सेलिंग नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग को हम ई कॉमर्स नहीं कहते हैं, उसके साथ साथ डेटा का ट्रांसफ़र और फंड का ट्रांसफ़र भी ई कॉमर्स का ही पार्ट माना जाता है। अब हम देखते हैं कि करके कि हम इन सेक्टर्स में कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट आई थिंक पढ़ा होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम ये दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, वो कस्टमर तक आखिर पहुँचता कैसे है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या उसकी चेन होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक तरह से जो प्रोसेस है उसमें क्या होता था, हमारे इंटरमीडिएट्स काम करते थे। इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब हुआ? हमारे होल सेलर्स और रिटेलर्स। जो आपका मैन्युफैक्चरर होता था वो क्या करता था? सामान को बनाता था। जो आपका प्रोड्यूसर होता था वो सामान बनाता था और उसके बाद वो सामान होल सेलर के पास जाता था, फिर होल सेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास, राइट। ये आपकी चेन होती थी। तो अगर हम देखें इस चेन में, इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम ई कॉमर्स का यूज़ कैसे करते हैं, तो देखिए पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, एक एक करके देखते हैं सारे सेक्टर्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम ई कॉमर्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, राइट। तो देखिए इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड देन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड क्वालिटेटिव गुड्स और प्रोडक्ट्स फॉर द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादन करना, राइट। आप जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करते हो, आप जब भी किसी गुड्स का, आप किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स को आप क्या करते हो? पहले तो कलेक्ट करोगे, राइट। रॉ मटेरियल को क्या करोगे? पहले तो कलेक्ट करोगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करोगे। रॉ मटेरियल को किस में? फिनिश्ड गुड्स में, है ना। और वो फिनिश्ड गुड्स कैसे होते हैं? आपके क्वालिटेटिव होते हैं, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ शुगर का। अगर आपकी शुगर की फैक्ट्री है ना, अगर आप शुगर बनाते हो, शुगर की फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या करोगे? आप पहले शुगर केन्स को कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप उसको क्या करोगे? शुगर केन क्या है आपके लिए? शुगर केन शुगर का रॉ मटेरियल है और शुगर क्या है? वो फिनिश्ड गुड्स है। तो आपने क्या करा? आपने शुगर केन को कलेक्ट किया, जो फार्मर्स हैं उनसे उसको परचेज किया, कलेक्ट किया, अपनी फैक्ट्री में लाए और फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, है ना। यही तो प्रोसेस कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग। अब ये एग्जांपल आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो हम क्या करते हैं? हम पहले जो कपास जिसे आप कहते हो वो हम खरीदते हैं, फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह का प्रोसेस हर फील्ड में आपको देखने को मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो क्या है? जब हम रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करके
रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और हिंदी में कहते हैं उत्पादन करना। कच्चे माल को जब हम तैयार माल में बदलते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम उसे कहते हैं आपका क्या, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन की क्रिया। अब आते हैं नीचे, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स अ वेब ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सोनल एक्सेट्रा वर्किंग in strictly together and in sync in order to produce goods or services. Manufacturing requires components, assembling, transportation, storage, paperwork, etc. ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम ई कॉमर्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में आप कौन कौन से वर्क परफॉर्म करते हो, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हो, ये मैटर करता है, क्योंकि वहीं पर आप ई कॉमर्स का यूज़ करोगे डेफिनेटली, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत क्या होती है, पहले तो आप कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। कंपोनेंट्स मीन्स आपका रॉ मटेरियल। फिर आप क्या करते हो, आप उसको असेंबल करते हो या कह लो प्रोसेस करते हो। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर स्टोरेज होता है, क्योंकि जितना भी सामान हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हम कहीं स्टोर करेंगे ना, वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि सारा का सारा सामान एक साथ तो बिक नहीं जाएगा। जो होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बड़े लेवल पे होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे टन्स में बनता है सामान। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो दिन के दिन तो बिक नहीं जाएगा, तो हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उस स्टोरेज तक पहुँचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके हम उसको अपने वेयर हाउस तक पहुँचाते हैं। और लास्ट में आता है पेपर वर्क इसलिए ज़रूरी होता है, आपने कितना रॉ मटेरियल लगाया, उस रॉ मटेरियल से कितना सामान बनकर तैयार हुआ, उसकी कॉस्ट कितनी आई, आपने कितना ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया, आपने कितना स्टोरेज पे खर्च किया, ये सब आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप अपना कॉस्ट निकालोगे, है ना, जब आप उस सामान को बेचोगे, तब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं जनरली। जो कॉस्ट आई होती है उस पर अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसको बेच देते हैं। तो आपको कॉस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेपर वर्क की, है ना। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पहला कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को असेंबल करते हैं। फिर हम जब असेंबलिंग हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तब हम उस सामान को, उस गुड्स को क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस तक, अपने स्टोरेज तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर हम उसे अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और फिर उससे रिलेटेड सारे पेपर वर्क करते हैं। तो ये जो आपका फंक्शंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इन्हीं फंक्शंस में आजकल ई कॉमर्स का यूज़ होने लगा है, राइट। ई कॉमर्स का यूज़ इन्हीं फंक्शंस के लिए होने लगा है। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, जब हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता था तब हम पर्सनली जाके या अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू क्या करते थे, फिजिकली ऑर्डर प्लेस कराते थे ना। फार्मर्स से अगर हमें ख़रीदना है तो हम ऑर्डर प्लेस कराते थे। या मेरी वॉइस नहीं आ रही, वेट अ मिनट, किसी को तो बेटा फिर बेटा जिसे नहीं आ रही है उसके एंड से प्रॉब्लम होगी। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो या अपना नेट ऑफ करके ऑन करो। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग की जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमारा ये सारे फंक्शंस आते हैं। तो इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो ट्रेडिशनली पहले हम क्या करते थे, फिजिकली परफॉर्म करते थे, वो अब कैसे होने लगा है, वो अब ऑनलाइन मोड पर होने लगा है ना। अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किसी सामान का तो हम ऑनलाइन प्लेस कर रहे हैं। जो हमारा पेपर वर्क है वो हम कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हम कैसे बना रहे हैं, जो भी हमारा प्राइसिंग है, कॉस्टिंग है, वो सब हम कैसे निकाल रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके डेटा अपना गैदर कर रहे हैं, जितना भी अपना इंफॉर्मेशन है उसको रख रहे हैं। कितना सामान बनाया, कितनी कॉस्ट लगी, कितना फ्रेट लगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया, कितना स्टोरेज आया, सब कुछ हम रिकॉर्ड कैसे रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रख रहे हैं, पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं। और हमारा जितना भी ये प्रोसेसिंग का काम है उसमें भी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कुछ पेमेंट्स करनी है तो उन पेमेंट्स के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को हम ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर रहे हैं।
जितना भी हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं उसका हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ई कॉमर्स ने क्या करा है, चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है, एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। जो हम काम फिजिकली करते थे वो कैसे होने लगा है, वो ऑनलाइन मोड पे होने लगा है। तो यही है आपका मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में ई कॉमर्स का एप्लीकेशन या ई कॉमर्स का यूज़। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में हम ई कॉमर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको ध्यान में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है ना। पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, राइट। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग में आप जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का यूज़ आप उन फंक्शंस को ही कंप्लीट करने के लिए तो करोगे। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शंस को ध्यान में रखिएगा, कंपोनेंट्स कलेक्ट करना, असेंबलिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना जब वो मैन्युफैक्चर हो जाए, और उसको स्टोर करके अपने पास रखना जब तक कि वो बिक ना जाए, है ना। जब तक वो बिक ना जाए उसको स्टोर करना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में। लास्ट पैराग्राफ पे आइए। ई कॉमर्स applied to the supply chain management process help in reducing the overall cost drastically and improve the quality and efficiency by automating most of the supply chain। ई कॉमर्स ने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब से ई कॉमर्स का यूज़ होने लगा है तब से जो हमारी प्रोसेस है वो कैसी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट हो गई है, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है, राइट। और जो आपकी कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा कम हो गई है। भाई जब आप पेपर वर्क नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा पैसा बच रहा होगा जो स्टेशनरी पे आप खर्च करते थे। आपने देखा होगा जब आप अकाउंट्स बनाते थे तब एक सेक्शन उसमें होता था, आप स्टेशनरी पर जो आपने खर्च करा है वो नोट डाउन करते थे। तो अब जब आप पेपर वर्क नहीं कर रहे हो तो आपका स्टेशनरी का काफ़ी सारा जो खर्च है वो क्या होता है, बच जाता है। और इसके अलावा भी जब आप फिज़िकली जगह जगह जाते थे, ऑर्डर प्लेस करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते थे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता था। आजकल जब हम ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं तो उससे हमारी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम यूज़ देखें ई कॉमर्स का, या हम ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में ई कॉमर्स को यूज़ करने की वजह से हमें बेनिफिट क्या हुआ है, तो क्या बेनिफिट हुआ है, पहला बेनिफिट ये हुआ है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, राइट। और दूसरा ये हुआ है कि हमारी क्वालिटी और एफिशिएंसी पहले से इम्प्रूव कर गई है। ई कॉमर्स का यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हमारी क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों पहले से इम्प्रूव कर गई, राइट। तो ये आपका था मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्टर पे जो है हमारा होलसेल। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से वो सामान होलसेलर खरीद लेते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या है, सेलिंग गुड्स और प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू एनीवन अदर देन द कंज्यूमर्स। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, अदर देन द कंज्यूमर्स। टेक फॉर एग्जाम्पल द रिटेलर्स, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और अदर बिजनेस यूजर्स और इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नोन एज होलसेलर। यहाँ पर भी हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे कि पहले तो आपको होलसेलर का मतलब पता होना चाहिए। ई कॉमर्स का एप्लीकेशन आप करते हो होलसेल में तो पहले तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो होलसेल क्या होती है हमारी, होलसेल एक ऐसी प्रोसेस होती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं जुड़ी होती। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, होलसेलर आपका इंटरमीडियरी का काम करता है, राइट। होलसेलर आपका किसका काम करता है, इंटरमीडियरी का, मध्यस्थ का काम करता है। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि होलसेलर किसके बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है, होलसेलर आपका मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है, ठीक है। थर्डली, जो आपका होलसेलर होता है वो कभी भी आपके कस्टमर्स के कांटेक्ट में नहीं होता, वो डायरेक्टली आपके कस्टमर्स से जुड़ा हुआ नहीं होता है। होलसेलर जब भी सामान बेचते हैं जनरली किसे बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं, क्योंकि वो सिंगल यूनिट्स नहीं बेचना चाहते। वो क्या करते हैं, वो बल्क में सामान बेचते हैं, और कंज्यूमर्स तो बल्क में सामान नहीं खरीदते, है ना। तो इस वजह से जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, जो फाइनल कस्टमर्स हैं आपके, होलसेलर उन्हें सामान ना बेचकर किसे बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं। इसीलिए आपकी सेकेंड लाइन में लिखा हुआ था अदर देन कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स के अलावा, जो आपके फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनके अलावा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आएगा, आपके रिटेलर्स आ जाएंगे,
आपका इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल नेचर की या अदर बिजनेस यूजर्स आ जाएंगे। मतलब अगर बिजनेस से बिजनेस के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई ट्रेड हो रहा है, तो वो भी किस में आएगा, आपका होलसेल की कैटेगरी में आएगा। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बहुत से फॉर एग्जांपल आपका जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट आपका हो जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से सामान मंगवाता है ना, या आपकी बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो बिजनेस पर्पस के लिए खरीदती है ना, बिजनेस करने के लिए उस सामान को खरीदती है, कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदती है। पर्पस तो दो हो सकते हैं ना, पहला हो सकता है कि आप कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो, उसको कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हो। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं कंज्यूमर्स, एज अ कंज्यूमर, तो किस लिए खरीदते हैं, उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन जो बिजनेस पर्सन जब सामान खरीदते हैं तो कई बार वो कंजम्पशन के लिए ना खरीद के अपने बिजनेस यूज़ के लिए खरीदते हैं, है ना, उसको बेचने के लिए, फर्दर बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इनका भी हम फंक्शंस देखेंगे, राइट, क्योंकि फंक्शंस में ही हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। तो रिटेलर्स के भी फंक्शन देखते हैं। देखिए पहला क्या है, फिजिकल असेंबलिंग। अब असेंबलिंग तो आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी देखा था और यहाँ पे भी असेंबलिंग है। तो यहाँ पर जो असेंबलिंग वर्ड यूज़ किया गया है उसका ये मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, आपने देखा होगा पीसीज असेंबल किए जाते हैं, है ना, स्पेयर पार्ट्स आपने लोग ले लेते हैं और उसको असेंबल करके फिर आगे सेल आउट करते हैं। तो हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ पार्ट्स ही उसकी कुछ पार्ट्स की ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा आपका पीसी बना के दे रहा हो, है ना, कुछ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। तो जो आपका होलसेलर होता है वो क्या करता है, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से इन पार्ट्स को खरीद के और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है ना, उस पार्ट को असेंबल कर सकता है, मैन्युफैक्चर नहीं आप कह लो असेंबल कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने स्पेयर पार्ट्स को खरीदा और फिर असेंबल किया। तो फर्दर जो असेंबलिंग होती है वो भी आपका होलसेलर के फंक्शंस में आती है। उसके बाद होता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज लॉट्स। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना, आपके गुड्स को डिफ्रेंशिएट करना, उसको डिवाइड करना, सॉर्ट करना। अब सॉर्टिंग का और ग्रेडिंग का पैरामीटर कुछ भी हो सकता है कि उसने डिफ्रेंशिएशन प्राइस के बेस पे किया हो सकता है उसने डिफ्रेंशिएशन आपका क्वालिटी के बेस पे किया हो, ये ए ग्रेड गुड्स हैं, ये बी ग्रेड गुड्स हैं, ये सी ग्रेड गुड्स हैं, है ना, या फिर आपका प्राइसिंग के बेस पे किया हो, ये हाई प्राइस गुड्स हैं, ये मीडियम प्राइस गुड्स हैं, ये लो प्राइस गुड्स हैं। तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, छोटी छोटी अलग अलग कैटेगरीज में क्या करना, डिवाइड करना। मैन्युफैक्चरर से तो उसने बल्क में खरीद लिया सामान, फिर उसका क्या करा, उसने छोटा छोटा क्लासिफिकेशन कर दिया, है ना, उसकी क्वालिटीज़ के बेस पे, उसके फीचर्स के बेस पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसका क्या कर दिया, उसका ग्रेडिंग कर दिया, उसको सॉर्ट कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर उसको क्या किया, ब्रेकिंग, बल्क, रीपैकेजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इन स्मॉलर लॉट्स इज ऑल अ पार्ट ऑफ होलसेल। ठीक है, तो आपने क्या किया, फिर आपने जो होलसेल, जो आपने मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा बल्क में सामान खरीदा था, उसे क्या किया, ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, आपने जब होलसेलर एंड रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक आप पहले पढ़ चुके हो, तो आपने उसमें ये पढ़ा होगा कि जो आपका होलसेलर है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान रखता है, स्टोर करता है और ख़रीदता है। लेकिन जो आपके रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी क्वांटिटीज़ में सामान खरीदते हैं, है ना। आपके घर के आसपास आपने देखा होगा जनरल मर्चेंट्स की शॉप्स होंगी, है ना, तो उनके पास लिमिटेड सामान रहता है ना। अगर अनाज है, दाल चावल है, कोई भी चीज़ है, जिस भी चीज़ की वो शॉप है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ लिमिटेड सामान लेकर आते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, बहुत बल्क में सामान नहीं होता। लेकिन होलसेलर के पास क्या होता है, बहुत बल्क में सामान होता है, टन्स में सामान होता है। तो वो क्या करते हैं, उस बल्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो रिटेलर है वो उनसे आके छोटे पार्ट में सामान खरीदेगा ना, स्मॉलर लॉट्स मांगेगा, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो ऐसे लॉट्स मांगेगा। वो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ना इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उनके पास, ना इतना ज़्यादा कैपिटल होता है लगाने के लिए। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में आई थिंक पढ़ा होगा ऑलरेडी। उसके बाद वो क्या करते हैं, रीपैकेजिंग, क्योंकि जब आपने सामान खरीदा था आपको पैक होके मिला था, ठीक है, पर आपने तो उसको डिवाइड किया ना, आपने उसका सेगमेंटेशन किया, डिफ्रेंशिएशन किया, ग्रेडिंग की, है ना, सॉर्ट किया उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे। उसके बाद आपने छोटे छोटे लॉट्स बनाए। तो जब आप छोटे छोटे लॉट्स बनाओगे तो अब
तब आपको फिर से उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, राइट। और उसके बाद लास्ट में आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपने फिर क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, उस सामान को छोटे छोटे रिटेलर्स में बेच दिया, है ना, उन तक पहुंचा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, ये सारे फंक्शंस हैं आपके होलसेलर के। तो अब इन्हीं सारे फंक्शंस में आजकल ई कॉमर्स का हम यूज़ करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज़ करने लगे हैं। अगर हम सॉर्टिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, तो उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, किस तरह की हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर आपको छोटे छोटे लॉट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे अपने रिटेलर्स तक पहुंचोगे, कैसे उन्हें कांटेक्ट करोगे, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे। रिटेलर्स की शॉप तो आपने देखी है, आसपास होती है, लोगों की नज़र पड़ जाती है आते जाते। लेकिन जो होलसेलर हैं, जो सिर्फ रिटेलर को बेच रहे हैं, उन्हें तो रिटेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेंगे, वो कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, ईमेल्स का यूज़ करेंगे, अपना ट्रेड प्रमोशन करेंगे ई कॉमर्स के थ्रू। अभी आपने रिसेंटली शायद आपने नोटिस किया हो, अगर आप कोई भी सामान खरीदने के लिए गूगल पर सर्च करो तो आपको रिटेलर भी दिखेंगे और होलसेलर भी दिखेंगे। आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स दिख जाएंगी जो होलसेल में ऑपरेट कर रही हैं या होलसेल में डील आउट कर रही हैं, है ना। तो आजकल होलसेलर्स क्या हो गए हैं, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आ गए हैं और वो अपने रिटेलर्स को ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, उनसे ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं और अपना प्रमोशन वो ऑनलाइन करते हैं। तो ई कॉमर्स का यूज़ होलसेल में कहाँ कहाँ पे होने लगा है आपका, फिजिकल असेंबलिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, है ना, बल्क को छोटे छोटे लॉट्स में डिवाइड करने के लिए, और रीपैकेजिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपने रिटेलर्स तक रीच बनाने के लिए जो होलसेलर हैं वो क्या करने लगे हैं, आपका ई कॉमर्स का यूज़ करने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। प्रॉब्लम्स बताने का जो इनका मोटिव है वो ये है कि आखिर ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या दिक्कतें आ रही थी जो हमने ई कॉमर्स पे शिफ्ट की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है कि द लोकल होलसेलर कैन नॉट कम्पीट विद द फॉरेन होलसेल। भाई आप जब लोकल काम कर रहे हो, अगर आपका ब्रिक एंड मोटार बिजनेस है, तो आप कितना लोगों को अप्रोच कर पाओगे, लोकल लेवल पे ही तो कर पाओगे ना। आपके जो लोकल लेवल के रिटेलर्स होंगे आपकी सिटी में, बहुत से बहुत आपके स्टेट में, उन्हें आप कांटेक्ट कर लोगे, उनसे, उनके साथ आप अपना नेटवर्क बना लोगे। लेकिन अगर आपको उन बाउंड्रीज को क्रॉस करना है, अगर आपको ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस को कम करना है, तो क्या वो ट्रेडिशनल सिस्टम में पॉसिबल है? नहीं, ट्रेडिशनल सिस्टम में ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस पाई जाती हैं, राइट। तो पहला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में कि हमें ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सेकेंड देखिए, द होलसेल सेक्टर वॉज कैरेक्टराइज्ड फॉर इट्स हाई इनपुट एंड लो आउटपुट। क्या मतलब हुआ हाई इनपुट और लो आउटपुट का? कहने का मतलब है कि आप जो रिसोर्सेज लगा रहे हो अपने बिजनेस में वो तो बहुत ज़्यादा है, हाई इनपुट है ना, जो आप लगा रहे हो बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा जो आपके होलसेलर हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में क्वांटिटी जो भी रखते हैं वो बहुत ह्यूज लेवल पे स्टोर करके रखते हैं, तो उनका कॉस्ट बहुत जाता है, स्टोरेज में बहुत खर्च करना पड़ता है। और होलसेल में सामान भी वो कम दामों पर बेचते हैं, होलसेल प्राइसेस कम होते हैं ना, रिटेलर तो उसमें और ऐड करके फिर कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अगर हम होलसेल प्राइस देखें तो वो कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं होलसेलर का मार्जिन भी कम होता है, रिटेलर के कंपैरिजन में होलसेलर का थोड़ा सा मार्जिन भी कम होता है, कुछ खास करके कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ बिजनेसेस में। तो आपका जो इनपुट है वो तो हाई होता है और जो आपका आउटपुट है वो लो होता है। कहने का मतलब है जो आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट है वो तो कम होता है और आप जो रिसोर्सेज लगा रहे होते हो वो कहीं ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। लास्ट देखिए, होलसेल ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इंक्लूडेड स्टाफिंग, सेटिंग अप एंड एक्वायरिंग लैंड फॉर लोकल वेयर हाउसेज, एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एक्सेट्रा वर एक्सट्रीमली हाई। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है भाई, जब आप बड़ी क्वांटिटी में अपने पास सामान इकट्ठा करके रख रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे या वेयर हाउसेस का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, तो आपको उनका किराया चुकाना पड़ेगा या आपको वो खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ से आपके जो रिटेलर्स हैं वो आके सामान उठा सकें, आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है
उस बिजनेस को चलाने में जो लागत लगती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम रिटेल से कंपेयर करें तो होलसेल में कैपिटल भी ज़्यादा लगती है, आपका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आती है और आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ने क्या रोल प्ले करा है या कैसे इन चीज़ों को घटाया है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन में आपको दिख रहा होगा रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से सबसे पहला काम तो आपका ये होता है कि कॉस्ट में कमी आ जाती है कुछ हद तक, है ना। कुछ हद तक आपकी कॉस्ट में कमी आ जाती है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाने पड़ते थे पहले ट्रेडिशनल में, पर आज के समय में जब आप ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हो, ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके लोगों तक पहुंच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना के रखो। तो आपकी कॉस्ट ऑलरेडी कम हुई या नहीं हुई? आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अपने कम किए या बनाने बंद किए तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कम हो गई। तो आपका जो पहला एडवांटेज है ई कॉमर्स का होलसेल में जो आप यूज़ कर रहे हो, उसका क्या हमें बेनिफिट मिला है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गई है, कम हो गई है। एक्सेस टू एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम। अब होलसेलर जो होता है वो तो कंज्यूमर से कनेक्टेड ही नहीं होता, है ना। रिटेलर आपके कंज्यूमर से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रिटेलर के पास जाते हैं। तो कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं, कंज्यूमर्स की जो क्वेरीज हैं, उन्हें सामान पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, वो किसे पता चलता है? वो रिटेलर को पता चलता है, होलसेलर को पता नहीं चलता। लेकिन जब आजकल हम ऑनलाइन काम करने लगे हैं, ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाने लगे हैं, तो हमारी रीच भी बढ़ गई है और हमें कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑनलाइन मोड पर, है ना। कंज्यूमर्स को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अगर हम चाहें तो हम टाइम टू टाइम सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कंज्यूमर, उन्हें प्राइस ज़्यादा लग रहा है, उन्हें क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है सामान का, आखिर क्या दिक्कत क्या आ रही है जो हमारा सामान नहीं बिक रहा है ना। तो ये चीज़ें आप पता लगा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो ऑन टाइम। कैसे? ई कॉमर्स की मदद से, राइट। उसके बाद देखिए, क्विक रिस्पॉन्स हेल्प्स इन क्वालिटेटिव एंड इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। और जब आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स मिल जाता है ना, तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकते हो, अपनी प्रोसेस में चेंजेस कर सकते हो, अपनी प्रोसेस को इफिशिएंट बना सकते हो, अपनी क्वालिटी को अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एबिलिटी ऑफ डूइंग ग्लोबल मार्केटिंग इन लेस टाइम एंड चीपर। ग्लोबल मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग की अगर हम सबसे छोटी डेफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग इज व्हेन वी मीट नीड्स प्रॉफिटेबली, है ना। जब हम प्रॉफिट भी कमाते हैं और उसके साथ साथ कंज्यूमर्स की नीड्स को भी मीट कर लेते हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स को पता करते हैं और उन्हें मीट करते हैं, मतलब उन्हें सेटिस्फेक्शन देते हैं, जो उन्हें चाहिए हम एग्जैक्टली वो बना के देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्लोबली लोगों का प्रेफरेंस जान रहे हो, लोगों को क्या चाहिए ये जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप सामान बना रहे हो, उनकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं और आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम कर मैम, आप आवाज़ नहीं आ रही? मैम मुझे आ रही है। बेटा फिर आपके एंड से प्रॉब्लम होगी। ओके 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 ओके। तो हमारा जो ग्लोबल मार्केटिंग है वो पॉसिबल हो पाया है कम से कम समय में और कम से कम कॉस्ट में, जो कि पहले इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। अगर हमें मार्केटिंग करनी होती थी अपनी, तो हम क्या करते थे, प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करते थे ना, अपना ऐड देते थे और अपने पोस्टर्स लगवाते थे, ब्रोशर्स छपवाते थे, ऐसे इस तरह का यूज़ करते थे, तो उसमें कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। पर आजकल हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन अपना एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, ऑनलाइन मोड पर अपना प्रमोशन कर लेते हैं, तो वो चीपर रहता है हमारे लिए कंपैरेटिवली। उसके बाद देखिए, गेनिंग एंड कैचिंग अप टू द कॉम्पिटिटिव एज हेल्ड बाय फॉरेन होलसेलर सच एज एमएनसीज। एमएनसीज ने जो कंपटीशन क्रिएट करके रखा है, कहीं ना कहीं हम उसे कैच करने में क्या हुए हैं, सफल हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एमएनसीज जब से आई हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एमएनसीज बाहर की कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया है, जो आपका क्वालिटी है, जो आपकी सर्विस क्वालिटी है, प्रोडक्ट
क्वालिटी है, कंज्यूमर को जो ट्रीट करने का तरीका है, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, उन यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ वो अच्छी अच्छी सर्विसेज देते हैं। तो जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, वो उससे क्या हुई है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है ना। तो उसके साथ हम उसके साथ चल सकें, उसको हम सामने से चैलेंज कर सकें, ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कैसे, आपका ई कॉमर्स का यूज़ करने से। किसमें, आपके होलसेल सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑफर्स अ वाइड एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट एंड बिजनेस सर्विस। जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वाइड रेंज जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो पाई है, चाहे वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो या बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड हो, राइट। हम उसे क्या करते हैं, ऑफर कर पाते हैं दूसरों के सामने। अगर सपोज हम कोई सेल अपने यहाँ लाना चाह रहे हैं, है ना, हम कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हैं लोगों को, तो हम क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड पे डाल देते हैं और लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। या अगर हम कुछ यूनिक बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, उसके लिए हम अगर कुछ यूनिक बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स का यूज़ करके अपने पोर्टल पे डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हुए हैं हमें किसमें, होलसेल सेक्टर में ई कॉमर्स का यूज़ करने से, राइट। तो ये आपका हो गया होलसेल सेक्टर। बेसिकली आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला तो आप इसकी मीनिंग ध्यान रखिएगा, जैसे जिस भी सेक्टर को आप डिफाइन करो, उस सेक्टर की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स का यूज़ आप उन्हीं फंक्शंस में करने वाले हो। और तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स आ रहे थे, जो ई कॉमर्स ने आकर उसको एलिमिनेट कर दिया है या रिड्यूस कर दिया है। अब आते हैं हम अपने थर्ड सेक्टर पे, जो कि है हमारा रिटेल सेक्टर। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन एंड यूज इज नोन एज द रिटेलिंग। जब हम लोगों के पर्सनल कंजम्पशन के लिए सामान बेचते हैं, इससे ऊपर हम क्या कर रहे थे, होलसेल में क्या कर रहे थे, बिजनेस यूज के लिए सामान बेच रहे थे, या सामान को रीसेल करने के लिए हम सामान बेच रहे थे, कंजम्पशन के लिए नहीं बेच रहे थे। कंजम्पशन वर्ड यूज नहीं हुआ था। पर रिटेल जहाँ पर आ गया, रिटेल में हम क्या कर रहे हैं, रिटेल में हम उन लोगों को सामान बेच रहे हैं जो बेसिकली अपने कंजम्पशन के लिए उस सामान को खरीद रहे हैं, है ना, जो आपके फाइनल कंज्यूमर्स हैं। तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, उस एक्टिविटी को हम कहेंगे रिटेलिंग, राइट। जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, eBay.com है, या आपका जैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपके डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, वो किसको करते हैं, वो फाइनल कंज्यूमर्स को ही तो करते हैं, राइट। रिटेलर और होलसेलर के थ्रू तो आप ये सारी सर्विस नहीं ले सकते, ऑब्वियसली। इन सर्विसेज के लिए क्या होता है, आपको फाइनल जो कंज्यूमर होता है उसी को जाना होता है। अच्छा, रिटेलर्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और आपका होलसेलर भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो चेन कई तरीके की होती है। कई बार अगर सिंगल इंटरमीडिएट होता है तो आपका रिटेलर होता है, वहाँ पे होलसेलर नहीं होता। और अगर आपके 2 इंटरमीडिएट्स होते हैं तो आपका रिटेलर भी होता है और होलसेलर भी होता है। तो अगर आपका सिंगल इंटरमीडिएट वाला केस है, तो जो लिंक बनेगा, जो ब्रिज ये बना रहा है आपका रिटेलर, वो किसके बीच में होगा, वो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में होगा। दूसरी तरफ अगर आपका डबल इंटरमीडिएट है, 2 इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में आपका होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक होगा, ठीक है। जो रिटेलर होगा वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का, या फिर आप कह सकते हो मीडिएटर का काम करेगा। अच्छा, एंड एड अ वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय मेकिंग देयर सेल ईजियर। रिटेलर आंसर एनी क्वेरीज, ये देखिए यहाँ पे आ गया, रिटेलर आंसर एनी क्वेरीज दैट यू मे हैव। कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर्स को दिक्कतें होती हैं उन्हें कौन आंसर कर सकता है, उन्हें रिटेलर आंसर कर सकता है। अभी हमने देखा था कि होलसेलर को पता ही नहीं चलता कि कंज्यूमर को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, है ना। ट्रेडिशनल सिस्टम में पता नहीं चल पाता था। आज के समय में तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, आप सर्वे वगैरह कंडक्ट करा के पता कर सकते हो, पर पहले के समय में हमें नहीं पता चलता था। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं होते थे। पर जो आपका रिटेलर है वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है, तो इस वजह से उसे उसकी क्वेरीज का पता चलता रहता है कि कहाँ पे कंज्यूमर्स को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो उसका क्या रीज़न है, अगर कुछ ना पसंद है तो उसका क्या रीज़न है ना, कहाँ पे इश्यूज हैं। दे इवन प्रोवाइड एक्स्ट्रा सर्विसेज फ्रॉम पर्सनल शॉपिंग टू गिफ्ट रैपिंग एंड होम डिलीवरी। जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गिफ्ट रैप। आपने देखा होगा जब आप
दुकान पर सामान लेने जाते हो, ऐसे रिटेल शॉप्स पर, कोई गिफ्ट शॉप है, तो आप क्या करते हो, आप उसको गिफ्ट रैप करा लेते हो, वो लोग फ्री में कर देते हैं, है ना, कई जगह वो लोग फ्री में कर देते हैं। या फिर आपने देखा होगा रिटेलिंग में आपको होम डिलीवरी की भी सर्विस दी जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है आप एड्रेस दे दीजिए, हम आपका सामान आपके घर पहुंचा देंगे। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम इस सप्लाई चेन में नीचे आते जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर तो वो लिमिटेड है, होलसेलर देखें तो मैन्युफैक्चर से तो ज़्यादा है होलसेलर, पर अगर रिटेलर से कंपेयर करें तो रिटेलर के कंपैरिजन में होलसेलर कम मिलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम रिटेलर पर आ जाएं तो रिटेलर बहुत सारे हैं, है ना, वैरायटी ऑफ नंबर्स और वैरायटी ऑफ शॉप्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप स्पेशल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका कस्टमर किसी और रिटेलर के पास चला जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं रिटेलर्स, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं ई कॉमर्स का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं रिटेलिंग में। सबसे ज़्यादा यूज़ कहा जाए तो रिटेलिंग में ही हो रहा है, रिटेलिंग और सर्विस सेक्टर, है ना। देखिए लिखा है, द इंटरनेट हैज़ मेड रिटेलिंग एन एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फील्ड इन रिसेंट डेज विद वेरियस कंपनीज होस्टिंग देयर स्टोर्स ऑनलाइन वाया द इंटरनेट। सबसे ज़्यादा जो स्टोर्स इस्टेब्लिश करे हैं वो किसने करे हैं, रिटेलर्स ने करे हैं ऑनलाइन मोड पर, है ना। आपकी जो शॉप्स पहले हुआ करती थी, हम ऑलरेडी ये चीज़ प्योर ऑनलाइन जब आपने देखा था तो उसमें आपने देखा था कि कम्प्लीटली ऑनलाइन चलता है, लेकिन आपका जो ब्रेक एंड क्लिक था जिसमें आपने पढ़ा था कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑपरेट कर रहे हो, तो वो क्या होते हैं, वो आपके रिटेलर्स, ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं, है ना। आपकी जितनी भी बेकरीज़ हैं, जितनी स्वीट शॉप्स हैं जो आजकल ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो रिटेल में सामान देती है ना आपको, उनसे आप कितनी भी छोटे से छोटे क्वांटिटी में जाकर सामान खरीद सकते हो। तो वो एज अ रिटेलर वर्क कर रही हैं और वो आजकल ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़, सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स का बेनिफिट जिसने उठाया है वो कौन सा है, वो है रिटेल सेक्टर हमारा, कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलर। अच्छा, people can now sit at their computer and open the website they desire to do so and browse their catalog put up by the company and choose their product। आपने आजकल आप बहुत ही यूज़ करते हो कि खासकर अब कोविड आउटब्रेक के बाद तो काफ़ी लोग सामान ऑनलाइन परचेज करने लगे हैं, राइट। तो आपने क्या करा, आपने सिंपली कैटलॉग ओपन करा और आपको जो जो चाहिए आपने उसमें से सिलेक्ट कर लिया, ईदर पे फॉर इट ऑनलाइन इटसेल्फ और डिलीवरी। और आपके पास पेमेंट के लिए भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी कर दो, ठीक है। आपको बाहर जाने की उठकर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, हैविंग योर स्टोर ऑनलाइन हेल्प्स ड्रास्टिकली इन कॉस्ट कटिंग एज कंपनीज डोंट नीड टू परचेज स्टोर्स। भाई पहले जब हम ऑफलाइन सेल करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें दुकान खरीदनी पड़ती थी, स्टोर खरीदना पड़ता था, और फिर हमें उस स्टोर को मेंटेन रखना पड़ता था। हम विंडो ड्रेसिंग करते थे, हम अपने स्टोर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे, उसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से शोकेस करते थे, राइट। अगर क्लोथ्स की बात करें तो मैनिक्विन्स लगाई जाती थी, तो उस पर कहीं ज़्यादा खर्च हो जाया करता था। पर आजकल हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन स्टोर डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या डालते हैं, वहाँ पे तो हम इमेजेस डालते हैं, राइट। आप अपने जितनी भी सामान की इमेजेस होती हैं वो डालते हैं, तो उसमें आपका जो कॉस्ट होता है वो कहीं ज़्यादा कम हो जाता है ना। जो अगर हम कंपैरिजन करें अपने ऑफलाइन से तो उससे क्या होता है, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा, आपके स्टाफिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका स्टोर है, अगर आप उसे खुद ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ आप क्या करते थे, लोगों को रखते थे, एम्प्लॉयज़ रखते थे जो सामान को लोगों को दिखाते थे और उन्हें सेल आउट करते थे। तो आपको क्या करना पड़ता था, अपने स्टाफ को पेमेंट करनी पड़ती थी। रिसेप्शन पर एक इंसान बैठा है, एक इंसान कस्टमर्स को अटेंड कर रहा है, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता था, उन सभी का पेमेंट करना पड़ता था, उन सभी को सैलरीज़ देनी पड़ती थी। तो वो सैलरीज़ भी कहीं ना कहीं हमारी बच जाती हैं जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और दूसरा फ़ायदा आपका ये हुआ है कि आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले रिटेलर्स भी जो होते थे वो लोकल लेवल पर ही तो काम करते थे, आपके जो लोकल कस्टमर्स हैं उन्हीं को तो एक्सेस कर पाते थे, उन्हीं को तो सामान बेच पाते थे। पर आज के समय में जो आपके रिटेलर्स हैं वो भी नेशनल लेवल पे सामान बेच रहे हैं वो तमिलनाडु में, चेन्नई में, है ना, और यहाँ तक वो सामान बेचते हैं, लखनऊ तक और यूपी तक उनका सामान आ रहा है। तो कैसे आ रहा है,
उन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल सेट करा है, आपने यहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर करा, उन्होंने वहाँ से सामान डिस्पैच करा और सामान क्या हो गया, आपके यहाँ डिलीवर हो गया। तो इससे उनका स्कोप वाइड हुआ है। और जब आपका स्कोप बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ेगी, जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है ई कॉमर्स का यूज़ करने से। ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर में ई कॉमर्स का क्या एप्लीकेशन है, सर्विस सेक्टर में ई कॉमर्स का आप यूज़ कैसे करते हैं। वन ऑफ द 3 मेन इंडस्ट्रियल कैटेगरीज ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इज द सर्विस सेक्टर, राइट। अगर हम बात करें आपके डेवलप्ड इकोनॉमी को, जब हम डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, एक आपका हो गया एग्रीकल्चरल, है ना, दूसरा आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल, और तीसरा हो गया आपका सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन लगी हुई थी और उसी पर हमारा एम्फेसिस भी रहता था। पर आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और हमारा जो जीडीपी है उसमें जो सबसे बड़ा शेयर देता है वो अपना सर्विस सेक्टर देता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है पिछले कुछ सालों में। अब देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स बेसिकली द प्रोविजन ऑफ ऑल सर्विसेज सच एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स to other businesses and consumers such as pest control, entertainment, even services such as transportation। सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर की मीनिंग क्या है, आपको जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं, अभी तक आप किसकी बात कर रहे थे, अभी तक आप बात कर रहे थे गुड्स की। ई कॉमर्स में आपका गुड्स भी इंक्लूड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। ऑनलाइन मोड पर हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं और गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो गुड्स की बात जब होती है तब तो आपने देख लिया आपका होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जब हम आते हैं सर्विसेज पे, सर्विसेज मतलब आपका इंटरटेनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, तो ये सारी सर्विसेज जिस सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं उसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो आपका कह सकते हो आपका फिजिकल नेचर की नहीं होती है ना, जिसमें आपका गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता, जो फिजिकल नेचर की नहीं होती। ठीक है, देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पब्लिक यूटिलिटीज एंड द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, आपकी आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, है ना। जो आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक तरह की सर्विस ही तो है, आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो देते नहीं है वो लोग, है ना। या इंश्योरेंस है तो क्या है, वो एक तरह की सर्विस है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, द सर्विस सेक्टर फोकसेस मेनली ऑन द पीपल टू पीपल सर्विसेज। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक, इश्यूज फेस्ड बाय द सर्विस सेक्टर। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें क्या चीज़ें फेस करने को मिल रही थी और आज के समय में उन चीज़ों को हमने कैसे कर्ब आउट किया है, कैसे रिमूव किया है। पहला देखिए, सिंस सर्विसेज आर इनटेंजिबल, सर्विस कैसे नेचर की होती है, अभी मैंने बोला कि फिजिकल नहीं होती है ना, आप उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो सिर्फ। तो आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो किस नेचर की होती हैं, वो इनटेंजिबल नेचर की होती हैं। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक कंज्यूमर अंडरस्टैंड एंड अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स। आपका जो गुड्स होता है उसको तो देखकर पता चल जाता है, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं इसमें क्या फीचर होंगे, इसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन सर्विसेज तो इनटेंजिबल नेचर की, वो तो दिखती ही नहीं है। तो जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना और उस पर लोगों को यकीन दिलाना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स सोनली ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रोवाइड द सर्विस। सर्विस की क्वालिटी किससे कनेक्टेड होती है, सीधे सीधे जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे कनेक्टेड होती है। जैसे कि अगर हम बैंकिंग देखें तो बेटा बैंकिंग तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक भी दे रहे हैं, है ना, बैंकिंग की फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंक भी दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी दे रहे हैं, आपका आरआरबीज भी दे रहे हैं, आपके कोऑपरेटिव भी दे रहे हैं। लेकिन कौन सा बैंक कैसा है ये डिपेंड करता है उस सर्विस प्रोवाइडर पे, है ना। जो आप यूटिलिटीज़ यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, आपका एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हो, या आपके घर में डीटीएच होगा, डीटीएच यूज़ करते हो, तो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है आप उस सर्विस को दे कौन रहा है। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप कहते हो ना इस कंपनी का इंटरनेट अच्छा नहीं चलता, मैं इससे नहीं लूँगा, ये नेटवर्क नहीं लूँगा। तो क्यों, वो सर्विस अच्छी या बुरी नहीं होती है, उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला सर्विस प्रोवाइडर कैसा है
वो किस क्वालिटी को मेंटेन रखता है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या होगी। उन्होंने क्या स्टैंडर्ड बना रखा है अपना, इस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। देयर इज़ नो स्पेशल टेक्नोलॉजी और एनीथिंग लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग टू अट्रैक्ट द पीपल। और आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप अट्रैक्ट कर सकते थे लोगों को, इसमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आप नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, उन्हें यकीन नहीं होगा, तब तक आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में देखिए क्या है, ई कॉमर्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, रिड्यूसेस मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीजेस इफिशियंसी एंड इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्प्स द इंश्योरेंस, बैंकिंग मेनली, all the financial sectors, and postal services. E-commerce also helps services gain a competitive advantage by providing strategies for differentiation, cost leadership and consumer satisfaction. ई-कॉमर्स ने क्या करा है, ई-कॉमर्स ने सर्विस सेक्टर में आने के बाद पहले तो उसने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई है ना, सर्विसेज के बारे में, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपना जो प्रमोशन है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू बता रहे हैं। तो अवेयरनेस लोगों में कहीं ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, ठीक है। आपका जो ट्रांजैक्शन का स्पीड है, लोगों से कम्युनिकेट करने का स्पीड है, वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है ई कॉमर्स का यूज़ करने के बाद, ठीक है। आपने देखा है, आप सिंपली पेमेंट कर देते हो। पहले यूटिलिटी बिल्स को आप क्या करते थे, आप लाइन में लगते थे और फिर पेमेंट करते थे जाके। आजकल क्या है, आजकल सारा पेमेंट ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। बैंकिंग, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसने भी अपनी सारी की सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी हैं। पहले आपको अगर बैलेंस पता करना है तो आप जाओ पासबुक में एंट्री कराओ, तब आपको बैलेंस पता चलता था। आज के टाइम में आप क्या करते हो, घर बैठे बैठे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। तो ये सारी सर्विस, ये सारा जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उसने क्या करा है, क्वालिटी को इन्हांस किया है, राइट। आपका जो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि हमें फेस टू फेस लोगों से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सारा काम ऑनलाइन चला रहे हैं। तो आपको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ भी तो कम चाहिए होंगे। पहले आपने देखा था बैंक्स वगैरह में कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते थे, क्योंकि पेपर वर्क होता था। आज के समय में क्या होता है, 4 लोग 3 लोग भी पूरा बैंक मैनेज कर लेते हैं, बैंक की एक ब्रांच। तो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि काम ऑनलाइन है, तो वो इजीली मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। तो उनका मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर भी घट गया है, राइट। और इफ़िशियंसी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पेपर वर्क होता था तो बहुत ज़्यादा काम में लेट होता था, डिले होता था, लोग लाइन में लगे हैं 2 घंटे 4 घंटे, है ना। आज के समय में क्या है, आपने क्लिक करा और विद इन सेकेंड्स आपका पेमेंट हो गया, है ना। विद इन सेकेंड्स आपकी कंप्लेन फाइल हो गई, विद इन सेकेंड्स आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इसकी वजह से आपकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत बढ़ा है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो लोकल होते थे या स्टेट लेवल पे होते थे। आज के समय में क्या कर रहे हैं, आज के समय में हमें नेशनल लेवल पे, इवन ग्लोबल लेवल पे जो लोग हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया है आपका ई कॉमर्स का यूज़ करने के बाद। आई थिंक ये सारे सेक्टर्स का मीनिंग, इन सारे सेक्टर्स की फंक्शनिंग क्या है, और इन सारे सेक्टर्स में ट्रेडिशनली क्या प्रॉब्लम आती थी, और आज के समय में आप किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस आउट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, आपको क्लियर हो गया।